Hello students, welcome to our next lecture. In our previous lecture, we have dealt with the construction of transistor, the symbol of transistor, the basic working operation of transistor, and finally the configurations. There, I told you that in these configurations, we will deal in more details in our coming lectures. So today's lecture will deal with various configurations of ट्रांजिस्टर। जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था कि ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है, उसका बेसिक वर्किंग ऑपरेशन क्या होता है, वो काम कैसे करता है और उसमें कितने टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो हमने देखा था वहां पे कि ट्रांजिस्टर में बेसिकली तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं: कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का हमारा लेक्चर डील करेगा इन तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस के साथ में, जिसमें से जो सबसे पहला आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा है? आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जैसा हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका बेस टर्मिनल है, आप यहां देख सकते हैं, मैंने क्या किया, उसका डायग्राम बनाया है। बस फर्क ये है कि अब मैं वो बॉक्स बना के पीएनपी या फिर एनपीएन का यूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, ट्रांजिस्टर का जो हमने सिंबल देखा था, उस सिंबल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को बनाएंगे या फिर सर्किट को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है, इसका एलोवेट कहां पर है? बाहर की तरफ। इसका एलोवेट कहां जा रहा है? आउटर डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिस्टर कौन सा है? ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल है आपके पास में, एक आपका एमिटर टर्मिनल, एक आपका बेस टर्मिनल और तीसरा आपका कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, अब बाइसिंग में आपको यहाँ पे बता चुका था कि बाइसिंग जो है कैसे करना है आपको। तो जो हमारा जंक्शन J1 कहां पर है? इस जगह पर है। जंक्शन J2 कहां पर है? इस जगह। तो जंक्शन J1 को हमें क्या करना है? फॉरवर्ड बायस करना है। ट्रांजिस्टर कौन सा है? एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब जो एमिटर है आपका वो एक एन सेक्शन है। तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कहां कनेक्ट होना चाहिए? एमिटर के ऊपर में, और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहां कनेक्ट होना चाहिए? बेस के ऊपर। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये मैंने कनेक्ट कर दिया। हां, इसके साथ में मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। कौन सी साइड पर? एमिटर साइड के ऊपर में, ताकि अगर गलती से कोई भी करंट ओवरफ्लो हो तो ये क्या कर सके, ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, दूसरा जो इसका सेकंड हाफ है, जो इसका सेकंड आपका जंक्शन है, जंक्शन J2, इस जंक्शन J2 को हमको क्या करना है? जंक्शन J2 को हमको रिवर्स बायस करना है। मतलब एन साइड को मुझे क्या करना पड़ेगा? बैटरी की पी साइड से कनेक्ट करना पड़ेगा, और पी साइड को मुझे बैटरी की एन साइड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने बिल्कुल वैसा ही कनेक्ट करा है जैसे मैं आपसे बोला। ठीक है, और यहां पे भी प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया, एक ट्रांजिस्टर, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इस रेजिस्टेंस का नाम क्या दे दिया हमने? इस रेजिस्टेंस का नाम दे दिया हमने आरसी। ठीक है, अब अगर मुझे क्या करना है, करंट मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एमिटर्स का यूज करूंगा। अगर मुझे क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये दो रिंग्स है मेरे पास में, ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एमिटर का पॉइंट है, ये बेस का पॉइंट है, ये कलेक्टर का पॉइंट है। इन पॉइंट्स के बीच में मैं क्या करूंगा, वोल्टमीटर लगा, अगर मुझे वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, और अगर करंट मेजर करना है तो मुझे सीरीज में क्या करना पड़ेगा, एमिटर लगाना पड़ेगा यहाँ पे इस जगह के ऊपर। ठीक, वो कंडीशन भी आएगी जब हम किसकी बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। तो तब हम क्या करेंगे, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये वोल्टमीटर और एमिटर, इसको भी हम लगाएंगे इस जगह के ऊपर। ठीक है, अभी हम लोग उस जगह पे नहीं है। अभी हमको क्या करना है, हमें देखना है कि बेसिक करंट ऑपरेशन क्या होता है ट्रांजिस्टर के अंदर। क्योंकि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर है वो कैसा होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसका फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर कैसा होगा? हमेशा तो ये जो एरो था, मैंने आपको बोला था कि आपके पहले लेक्चर में, कि इस एरो को हमेशा याद रखें। ठीक है, तो ये एरो क्या शो कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये एरो करंट शो नहीं कर रहा, ये एरो क्या शो कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो कहां से कहां होगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो कहां होगा, ये नीचे की तरफ।
तो आपका जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? आपके इलेक्ट्रॉन्स, और आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? आपके होल्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से इधर की तरफ हो रहा है, मतलब कहां से? एमिटर से कलेक्टर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने आई की बनाया है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ। जो मैंने आई सी बनाया है उसकी डायरेक्शन भी कहाँ है? इस तरफ। बस ये जो आई बी है, ये ध्यान रखिए आप, ये आई बी जो है, ये आई बी करंट किस तरफ होगा? ये आई बी करंट किस तरफ होगा? इस तरफ। ठीक है, तो इसको देख के क्या मैं एक सिंपल रिलेशनशिप डिराइव कर सकता हूं? वो सिंपल रिलेशनशिप क्या होगी? आई ई इज इक्वल टू आई पी प्लस आई सी। क्या ये आप देख सकते हैं यहां पे? तो ये जो रिलेशनशिप है आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आप देख सकते हैं क्लियरली। आई बी यहां से गया, आई सी यहां से आया, और जो यहां से बाहर निकलने वाला करंट है वो क्या है? आपका आई बी करंट। मतलब आई बी करंट जो है वो समीशन है किसका? बेस करंट का और कलेक्टर करंट। ये रिलेशनशिप जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन कोई सा भी हो, चाहे वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो, ये रिलेशनशिप वैल्यू होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है? सबसे पहली चीज। अब हम कहां आते हैं? ये तो हो गई आपकी ब्रॉड वे में, बड़े वे में कि करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब हम किसकी बात करते हैं? वन बाय वन ब्रेकअप करके इसके अंदर डिटेल को घुसने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कलेक्टर करंट इज गिवन बाय, मतलब हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सिर्फ ये तीनों करंट हो, तीनों करंट का रिलेशनशिप तो हमने देख लिया, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ अकेले किसकी? हमारे कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट जो है इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो ये आपको मैं एक्चुअली ये मैं आपको वहां पे बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे दोबारा से मुझे आपको बताना पड़ेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। कलेक्टर में जो करंट फ्लो होता है या फिर कलेक्टर में जो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? वो जो एमिटर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस के थ्रू फ्लो होते हुए कहां पहुंचे? कलेक्टर पे पहुंचे, उनकी वजह से प्लस क्योंकि जो आपका जंक्शन G2 है वो कैसा है? रिवर्स बायस कंडीशन में है, तो वहां पर भी एक सैचुरेशन करंट होगा छोटा सा। तो क्या मैं अभी बोल सकता हूं कि जो मेरा कलेक्टर करंट IC, मेरा कलेक्टर करंट इज द कॉम्बिनेशन या फिर इज द समीशन ऑफ टू करंट्स, ठीक है? अब वो टू करंट्स कौन कौन से? पहला करंट है आपका IC इंजेक्टेड और दूसरा क्या है आपका ICBO। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि IC क्या है। तो जो इंजेक्टेड चार्ज कैरियर्स हैं जो कहां से आ रहे हैं? आपके एमिटर में से कहां फ्लो कर रहे हैं? कलेक्टर के अंदर फ्लो कर रहे हैं, जो क्या है? आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, उनकी वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? IC इंजेक्टेड, ठीक है? दिस इज द इंजेक्टेड करंट व्हिच कम्स फ्रॉम द एमिटर साइड, ठीक है? ये एक इंजेक्टेड करंट है जो कहां से आता है? एमिटर साइड की तरफ से आता है। अब दूसरा करंट क्या है आपका? ICBO, मतलब कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमिटर इज ओपन। मतलब आप क्या करिए, ये जो सर्किट है इस सर्किट में इसको तोड़ देंगे। मैंने क्या किया? एमिटर साइड की जो बैटरी का टर्मिनल था उसको मैंने खोल दिया, ओपन कर दिया। ये जो O दिखाई दे रहा है ये O पे शो कर रहा है, ये O शो कर रहा है ओपन एमिटर, ठीक है? तो मैंने क्या किया? एमिटर साइड को ओपन कर दिया। अब मेरे पास में सर्किट में क्या बचा? अब मेरे पास में सर्किट में खाली ये बैटरी बची, ये रेजिस्टेंस बचा, कलेक्टर और बेस क्या है इस बैटरी से कनेक्टेड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो कलेक्टर और बेस कनेक्टेड है वो कौन सी कंडीशन में है? वो रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन में कैसा करंट फ्लो होता है ये हम डायोड में देख चुके हैं। रिवर्स बायस कंडीशन में बचा क्या हमारे पास में? सिर्फ एक छोटा सा सैचुरेशन करंट जिसकी वैल्यू क्या हो गई? ICBO, मतलब कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन द एमिटर सर्किट इज ओपन, ठीक है? ये क्या हो गया? ICBO।
लेकिन ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, मैं इसको क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आपको क्या करना है, अगर आपको एग्जैक्ट एनालिसिस करना है तो आप क्या करिए, इसको कंसीडर करिए। और अगर आपको एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं करना है, आपका अप्रोक्सीमेशन से भी काम चल रहा है, तो इसको आप कंसीडर मत करिए। क्यों? क्योंकि ये जो करंट है आईसी इंजेक्टेड की वैल्यू किसमें आएगी, आईसी इंजेक्टेड की वैल्यू आएगी मिली एम्पियर्स में। और जो आपका आईसीबीयू है इसकी वैल्यू किसमें आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके माइक्रो एम्पियर्स में। तो दोनों के बीच में कितने का 1000 टाइम्स का फर्क है। मतलब जो आपका आईसीबीयू है वो वैल्यू में क्या है, बहुत छोटा है। आप चाहें तो आईसीबीयू की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई जिसकी करेक्ट करें। अब हम क्या की बात कर रहे हैं, हम एक नए फैक्टर की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। मतलब क्योंकि अब हमारे पास में दो करंट है, ये तो बेस करंट जो है छोटा सा करंट, छोटा करंट का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू किसमें आई है, माइक्रोस में। लेकिन बेसिकली हमारे पास में दो करंट है, कौन कौन से करंट, एक आपका एमीटर करंट, दूसरा आपका कलेक्टर करंट। तो हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर बनाया क्यों था, हमने ट्रांजिस्टर बनाया ही था एम्प्लीफिकेशन करने के लिए। तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे कुछ एम्प्लीफिकेशन है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। उस फैक्टर का नाम क्या है, उस फैक्टर का नाम है अल्फा डीसी। ठीक है, आप चाहे तो यहां से नीचे से डीसी को क्या कर सकते हैं, डीसी को रिमूव कर सकते हैं। क्यों भाई, अगर आप एसी यूज करेंगे तो ये डीसी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये डीसी का शो करता है कि यहाँ पे क्या लगी हुई है, यहाँ पे बैटरीज लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एसी सोर्स नहीं है। तो अल्फा क्या हो गया आपका, अल्फा हो गया आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब एम्प्लीफिकेशन क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन हमेशा क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आपके आउटपुट साइड पे करंट कौन सा है, आपके आउटपुट साइड पे करंट है आईसी, डिवाइडेड बाय जो आपके इनपुट साइड पे करंट है, वो इनपुट साइड पे करंट कौन सा है, आई, डिवाइडेड बाय आई। अब ये जो आईसी करंट है, ये आईसी करंट की वैल्यू क्या है, ये जो भी हमने इसके पहले देखी। अब अगर आप एग्जैक्ट एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आईसी इंजेक्टेड प्लस आईसीबीयू लिख दीजिए। लेकिन अगर आप क्या करना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपके खाली आईसीबीयू को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपल वहां पे क्या कर दीजिए, आईसी इंजेक्टेड। तो जब हम ये वैल्यू निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1 से कम रहती है। या फिर अगर बोलूं इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 0.95 से लेके 0.99। मतलब जो आईसी करंट है वो कभी भी आईई करंट के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब हमने कंस्ट्रक्शन देखा था किसका, ट्रांजिस्टर का, तो वहां पे हमने देखा था कि जो आपका एमिटर सेक्शन है, एमिटर सेक्शन की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है। मतलब the number of available charge carriers in the emitter section is maximum of the 3। मतलब आपके पास में टोटल 3 सेक्शन है, एक एमिटर सेक्शन, एक बेस सेक्शन और एक कलेक्टर सेक्शन। इन तीनों सेक्शन में से जो सबसे ज्यादा चार्ज कैरियर है वो किसके पास में है, एमिटर के पास में। मतलब जब मैं पोटेंशियल दूंगा तो सबसे ज्यादा करंट जो फ्लो करेगा वो किसके थ्रू करेगा, वो एमिटर के थ्रू करेगा। उसके बाद में जो फ्लो करेगा वो किससे करेगा, वो करेगा कलेक्टर से। और सबसे लास्ट में क्या किसका करंट होगा, वो होगा बेस करंट, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बेस करंट क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है, जिसकी वैल्यू किसमें रहेगी, माइक्रोस में रहेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अल्फा डीसी निकाला। अल्फा डीसी की वैल्यू कितनी हो गई, आईसी इंजेक्टेड अपॉन आईई, जिसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0.95 से 99 के बीच में होती है, और कभी भी इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बीच में कहीं वैल्यू इससे कम हो सकता है, आपके अगर डोपिंग कम कर दो कलेक्टर की, इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, 1 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि कलेक्टर करंट कभी भी किसके इक्वल नहीं हो सकता, तो एमिटर करंट के इक्वल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें। अब हम इसके ऊपर मूव करते हैं, हमारा तीसरा सेक्शन बेस करंट। क्योंकि हमने किसकी बात कर ली, हमने कलेक्टर करंट की बात कर ली, और हमने किसकी बात कर ली, हमने एमिटर करंट की बात कर ली। हम बात करते हैं हमारे बेस करंट। तो बेस करंट को निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये वाला रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप, I E = IB + IC।
मैंने इस रिलेशनशिप को उठा के क्या किया, यहाँ पे रख दिया, इस जगह के ऊपर में मैंने इसको पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो आईसी है यहाँ से मैं आईसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आईसी की वैल्यू क्या होगी, आईसी की वैल्यू होगी अल्फा डीसी मल्टीप्लाइड बाई आई। तो मैंने क्या किया, वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो मेरा आई की वैल्यू कितनी होगी, आई इज इक्वल टू आई प्लस आई इंटू अल्फा डीसी। मैं क्या करता हूँ, ये जो आई की अल्फा डीसी है उसको उठा के मैंने क्या किया, इस तरफ ले गया, मतलब राइट हैंड साइड से इसको लेके मैं कहाँ आ गया, मेरे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर में आ गया। तो मुझको वैल्यू मिली, मुझको वैल्यू क्या मिली, आई ई माइनस आई ई इंटू अल्फा डीसी इज इक्वल टू आई। और अगर मैं आई की बात करूं तो आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास में, आई की वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 1 माइनस अल्फा डीसी इंटू आई ई। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आईडी की वैल्यू किसमें रहेगी, बहुत ही छोटी, बहुत ही कम। कैसे, वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 है, और ये जो अल्फा डीसी है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.95 से 0.99 के बीच में, मतलब नियर अबाउट। अगर मैं इसकी वैल्यू कितनी मान लेता हूँ, 0.99 मान लेता हूँ, तो 0.99 मानने पे मेरे पास में क्या बचेगा, 1 माइनस 0.99 इंटू आई। तो ये 1 माइनस 0.99 मेरे पास में कितना बचेगा, 0.01 आई। मैं अगर इस पॉइंट को हटाता हूं तो मेरे पास में नीचे क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, तो आई बी इज इक्वल टू कितना आया, आई ई डिवाइडेड बाई 100। मतलब जो आपके आईडी की वैल्यू है वो 100 टाइम्स छोटी होती है किसके कंपैरिजन में, आपके एमीटर करंट के कंपैरिजन। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने तीनों करंट्स की बात की। सबसे पहले हमने स्टार्ट किससे करा, हमने स्टार्ट करा कलेक्टर करंट से। उसके बाद हमने किसकी बात करी, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की। उसके बाद हमने किसकी बात करी, हमारे बेस करंट की। बेस करंट की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से इतनी। तो अब आपके पास में क्या है, 2-3 रिलेशनशिप आ रहे हैं। वो रिलेशनशिप किस किस के हैं, एक तो आपका बेसिक रिलेशनशिप है आई पी इज इक्वल टू आई पी प्लस आई सी। अब आपके पास में कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या है, आपके पास में एक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है उसकी वैल्यू है आपके पास में, और आपके पास में क्या है, एक बेस करंट। इसको लिखना है। ये जो सेक्शन है ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, इसको आपको करना नहीं, लिखना नहीं। ठीक है, आपको जो वैल्यू लिखना है, वो वैल्यू कौन सी लिखना है, वो वैल्यू आपको ये लिखना है, आई बी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डी सी इनटू आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, सेम हमने क्या करा, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया। ठीक है, आपको दिख रहा है एरोलाइट कहां पर है, बाहर की तरफ, मतलब ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को मैंने क्या किया, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में लगाना। मतलब जो मेरा एमिटर टर्मिनल है इसको मुझे कॉमन करना है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो मेरा इनपुट सेक्शन कौन सा है, बेस के थ्रू आया है, आउटपुट सेक्शन किसके थ्रू आया है, कलेक्टर के थ्रू आया है, और एमिटर क्या है, दोनों के बीच में कॉमन है। मुझे जंक्शन J1 को क्या करना है, मुझे जंक्शन J1 को फॉरवर्ड बायस करना है। तो मैंने क्या किया, बेस मतलब P, इसको क्या करना है, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है। एमिटर मतलब N, इसको मुझे क्या करना है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। और जो कलेक्टर है मेरा, ये कलेक्टर भी क्या है, N साइड है, लेकिन मुझे उस जंक्शन J2 को क्या करना है, मुझे जंक्शन J2 को रिवर्स बायस करना है। तो मैंने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को किससे लगा दिया, आपके N टर्मिनल से, मतलब आपके कलेक्टर टर्मिनल से जोड़ दिया उस जगह के ऊपर। ठीक है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, दो रेजिस्टेंसेस का यूज करा है। एक का नाम है आरबी, जो क्या करता है, बेस पे लगा रहता है प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा क्या है आपका आईआरसी, जो कहां पे लगा हुआ है, कलेक्टर साइड के ऊपर में लगा हुआ है। यहाँ पे फिर से 3 करंट फ्लो हो रहे हैं आपके पास में, जैसे इसके पहले हो रहे थे आपके पास में आईबी, आईई और आईसी। डायरेक्शन तीनों की बोल रहेगी। ये कनेक्शन का जैसे एरो रेड आने के लिए आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है, मतलब ये करंट कैसा होगा, बाहर की तरफ। तो एमिटर करंट कहां फ्लो हो रहा है, बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है। बेस करंट इनसाइड एंड कलेक्टर करंट इनसाइड। तो जो हमारा रिलेशनशिप है
वही सेम रिलेशनशिप हमारा फिर से वैलिड है। हमारा रिलेशनशिप क्या है? हमारा रिलेशनशिप है IP इज इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली जो मैं हमने जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा तो मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया कि ये रिलेशनशिप हमेशा ट्रू रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमारी जो हमारा IC है, हमारे IC की वैल्यू हमने पिछले केस में क्या देखी थी? IC इज इक्वल टू अल्फा इनटू IE प्लस ICBO। अब ये अल्फा क्या था? ये अल्फा याद करो आप, ये अल्फा था आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो IC क्या है? अल्फा IE प्लस ICBO। इसकी वैल्यू को हमने क्या किया? इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करा। रीअरेंज कैसे करा? इस अल्फा आई को मैं इस तरफ ले गया और इस IC को मैं इस तरफ ले आया। अल्फा आई को मैं इस तरफ ले गया और IC को मैं इस तरफ ले गया, तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यूज मिली वो वैल्यूज क्या मिली? अल्फा IE इज इक्वल टू IC माइनस ICB। ठीक है, अब मैंने देख लिया ये जो अल्फा था, इस अल्फा को डिवाइड कर दिया दोनों साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो मेरे पास में दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स को मैंने क्या किया? अल्फा से डिवाइड किया और यहाँ पे भी डिवाइड करा, तो ये अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा? IE। अब यहाँ पे मेरे को डिनोमिनेटर में क्या मिला? दोनों तरफ अल्फा में। अब ये जो IE है, इस IE की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले वाले रिलेशनशिप से IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। मैंने इस IB प्लस IC को क्या किया? यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो IB प्लस IC इज इक्वल टू IC अपॉन अल्फा माइनस ICBO अपॉन अल्फा। इसके बाद मैंने क्या करा? इक्वेशन को दोबारा से रीअरेंज करा। रीअरेंज करा मतलब मैंने क्या किया? ये जो आपको IC दिखाई दे रहा है, इस IC को मैं कहां ले गया? इस तरफ लेके गया, और ये जो ICBO अपॉन अल्फा है, इसको मैं कहां ले गया? उस तरफ लेके गया। ठीक है, सिंपल, मुझे कुछ भी नहीं करना है। एक टर्म को उठा के LHS से RHS पे लेके जाना है, दूसरी टर्म को मुझे RHS से LHS पे लेके जाना है। तो मुझे जो नेक्स्ट इक्वेशन मिली, मुझे वो नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिली? मुझे नेक्स्ट इक्वेशन मिली। ठीक है, जैसे मुझे क्या लिख रहा है? IC। अब इसमें क्या हुआ? देखो यहाँ पे IC तो पहले से ही है, ये वाला IC भी वहां तक पहुंच गया, ये इधर की तरफ पहुंचा, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 ये कॉमन निकल आया और मैंने बाहर के लिख दिया IC। अब यहाँ पे क्या है? IB प्लस ICB अपॉन अल्फा। अब इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व करा, 1 अपॉन अल्फा क्या हो गया? 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू IB प्लस ICB अपॉन अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या हुआ? इसके बाद में नेक्स्ट ये हुआ, ये जो टर्म है, जो टर्म यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, इस टर्म को मैंने क्या किया? इस तरफ भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया मेरे राइट हैंड साइड पे। तो अल्फा क्या होगा? ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस अल्फा कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो मुझे जो वैल्यू मिली कलेक्टर करंट की, मुझे कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या मिली? कलेक्टर करंट की मुझे वैल्यू मिली IC इज इक्वल टू अल्फा IB अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस ICB अपॉन अल्फा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? ये जो अल्फा है, ये अल्फा कहां से आया था? ये अल्फा आया था आपके कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से। जबकि यहाँ पे जो हम कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब मुझे अल्फा को यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास में जो रिलेशनशिप है, मेरे पास में रिलेशनशिप क्या बचा था? मेरे पास में रिलेशनशिप बचा था IC इज इक्वल टू अल्फा IB अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस ICBO अपॉन अल्फा। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया? यहां पर मैंने एक नए टर्म का सब्स्टिट्यूशन करा। नए टर्म का सब्स्टिट्यूशन कैसा करा? मैंने एक नया टर्म लिया जिसका नाम क्या है? उसका नाम है बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। मैंने ये माना, मैंने ये अजम्पशन दिया कि बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अब ये अकेला अल्फा क्या है? IC अपॉन IE। आप याद करो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। मैंने इसको पुट करा, फाइनली मुझको इसको पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलती है, मुझे वो मिलती है IC अपॉन IB। मतलब जो आपका बीटा है, बीटा इज इक्वल टू क्या है? IC अपॉन IB। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। अब इसके बाद में ये जो बीटा की वैल्यू है, इस बीटा की वैल्यू को मैंने क्या किया? इस बीटा की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया किसमें? इस पीछे वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन में मैंने पुट करा तो IC की वैल्यू कितनी आ गई? बीटा IB प्लस ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्योंकि ये 1 माइनस अल्फा तो हमने अभी कैलकुलेट ही नहीं करा इसकी वैल्यू क्या है। तो हम क्या करते हैं, जब बीटा की वैल्यू ये है
तो हम क्या करते हैं, 1/1 माइनस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू निकल के आएगा 1 प्लस बीटा, ठीक है, 1 प्लस बीटा। तो अब इस 1 प्लस बीटा को हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, ऊपर वाली इक्वेशन में। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन मिली, वो मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिली, वो मुझे फाइनल इक्वेशन मिली IC is equal to बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICB। तो याद करो आप, ये ICB क्या था, ये ICB था कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन एमीटर टर्मिनल इज ओपन, ठीक है। तो यहां पर इस टर्म के साथ में किसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, 1 प्लस बीटा का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो मैंने क्या करा, इस पूरी की पूरी टर्म को एक नए टर्म के साथ में रिप्लेस कर दिया, जिसका नाम क्या है, ICEO। मतलब IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। इस ICEO का मतलब क्या है, कलेक्टर टू एमीटर करंट व्हेन बेस टर्मिनल इज ओपन। मतलब आप देखो यहाँ पे जो इनपुट साइड है, इनपुट साइड पे टर्मिनल कौन सा है, इनपुट साइड पे टर्मिनल है आपका बेस टर्मिनल। मैं क्या कर रहा हूं, इस बेस टर्मिनल को मैंने क्या किया, ओपन कर दिया। जब मैं इस बेस टर्मिनल को ओपन करता हूं, तो ये जो जंक्शन है आपका पहला वाला, ये तो किसी काम का नहीं बचा, ये तो खत्म हो गया। अब आपके पास में जो बैटरी बची, एक ही बैटरी बची, कौन सी, ये वाली, जो क्या है आपके इस सर्किट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जंक्शन G2 है और यहाँ पे जंक्शन G1 है, लेकिन यहाँ से कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ से सप्लाई ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। एक बैटरी है जो कहां से कहां तक लगी हुई है, कलेक्टर से लेके एमीटर तक लगी हुई है। और आप देखोगे जब बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब IC जो है किसके इक्वल है, IE के इक्वल है। इस कंडीशन में जो करंट फ्लो होता है उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने नाम दे दिया ICEO। मतलब कलेक्टर टू एमीटर करंट व्हेन द बेस टर्मिनल इज ओपन। हमने क्या किया, बेस टर्मिनल को ओपन कर दिया और हमने करंट को फ्लो होने दिया। हम देखते हैं कि कलेक्टर से लेकर एमीटर तक एक करंट फ्लो करता है, जिसकी वैल्यू जो पिछली बार जो हमारा करंट था, मतलब कौन सा, ICEO, उससे काफी ज्यादा है। अगर मैं बात करूंगा तो ICEO इज ग्रेटर देन ICBO। क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि पिछली बार जो करंट फ्लो हो रहा था, कौन सा, जो ICBO था, ICBO किसकी वजह से फ्लो हो रहा था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो हो रहा था। आप उस सर्किट में उसको अच्छे से देखिएगा, आपको दिखाई देगा कि जंक्शन G2 कैसा था, रिवर्स बायस कंडीशन, और जो करंट वहां फ्लो हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो हो रहा था। लेकिन यहां पर जो आपका करंट है वो किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। आप देखिए जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन है, वो है आपके इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका बेस सेक्शन है, मतलब जहां पे होल है, उसको तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब आपके पूरे सर्किट में क्या बचा, खाली इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो बचा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट होगा, उसकी वैल्यू जो पिछले केस में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगी। इसीलिए जो आपका ICEO है, इसकी वैल्यू क्या है, ICEO से काफी ज्यादा है, ठीक है। जो आपकी फाइनल इक्वेशन मिली आपको इसकी कलेक्टर करंट की, वो क्या मिली, IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, हम एक एग्जांपल में कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूं इसके बीच में। मेरे पास में दो एक्चुअली एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो मेरे पास में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर था उसका नाम क्या है, अल्फा। और जो कॉमन एमिटर, जो हमारा अभी का कॉन्फ़िगरेशन है, इसका नाम क्या है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास में जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है उसका नाम क्या है, बीटा, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन कैसे करता हूं, यहां पे देखिए। मैं मान लेता हूं कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 0.9, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू 0.9 है तो बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में इस 0.99 को पुट कर देता हूं, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में मैंने क्या करा, अल्फा की वैल्यू को पुट कर दिया। तो मैं देखता हूं कि मेरी बीटा की वैल्यू कितनी आती है, 99। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट एम्प्लीफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। When we compare the two configurations, the common base configuration and the common emitter configuration, the current amplification factor of common emitter configuration is much greater than the current amplification factor of the common base configuration. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट एम्प्लीफिकेशन काफी ज्यादा, जैसे अगर मैं बात करूं तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में तो करंट एम्प्लीफिकेशन होता ही नहीं था, उसमें तो वैल्यू कितनी आ रही थी 0.95 से 99 के बीच में। लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपके बीटा की वैल्यू कितनी है, अगर मैं 0.99 मानता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 99 आ रही है। मतलब मैं इनपुट में जो करंट दूंगा मुझे आउटपुट में 99 टाइम्स बढ़ के करंट मिलेगा। आउटपुट करंट विल बी 99 टाइम्स मोर देन द इनपुट करंट। तो यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन शो हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट केस जहां से हमने क्या करा, पढ़ना स्टार्ट किया, वहां से लेके यहां तक ये पहला केस है जब हमको छोटा करंट देके आउटपुट में क्या हो रहा है, बड़ा करंट मींस यू कैन सी द एम्प्लीफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है, हमारा नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, उसको देखते हैं। तो बेटा हमारे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हमको क्या करना है, जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल है उसको कॉमन करना है किस किस के बीच में, इनपुट और आउटपुट साइड के बीच में। तो हमने क्या किया, जो हमारा कलेक्टर साइड था वही सेम ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसका जो कलेक्टर है उसको बीच में रख दिया और इनपुट साइड पे कौन आ गया, आपका बेस आ गया, और आउटपुट साइड पे कौन आ गया, आपका एमिटर साइड आ गया। इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन में जो हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है वो कौन सी रिलेशनशिप फाइंड करनी है, आईबी करंट और आईबी करंट के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये जो आईसी करंट है ये तो कॉमन करंट है। ठीक है, तो यहां पर सारे प्रिंसिपल चेंज नहीं हुए, जो हमारे सारे प्रिंसिपल थे सारे के सारे प्रिंसिपल सेम थे। मतलब कैसे, जंक्शन J1 कहां पर है, जंक्शन J1 यहां पर है, जंक्शन J2 कहां पर है, जंक्शन J2 यहां पर है। तो जंक्शन J1 क्या होना चाहिए, जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, जंक्शन J2 कैसा होना चाहिए, जंक्शन J2 रिवर्स बायस होना चाहिए। तो J1 को फॉरवर्ड बायस करने के लिए मतलब यहाँ पे क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे एक एन साइड है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कहां लगा, इस साइड के ऊपर में। तो आपका ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। इसका दूसरा टर्मिनल क्या है, उसको हमने कॉमन साइड पे रखा। ठीक है, जो आपका दूसरा जंक्शन है जंक्शन J2, इस जंक्शन J2 को हमको क्या करना है, रिवर्स बायस करना। अगर मुझे इसको रिवर्स बायस करना मतलब यहाँ पे बीच में क्या है, P है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बीच का सेक्शन कैसा होगा, P सेक्शन होगा। तो इस P सेक्शन में मुझे क्या करना है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है, और ये जो N सेक्शन है मुझे यहाँ पे क्या करना है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका सर्किट कंस्ट्रक्शन, किसका, आपके कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। करंट की जो इक्वेशन है, करंट की इक्वेशन चेंज नहीं होगी, करंट की इक्वेशन सेम रहेगी और करंट की डायरेक्शन भी कोई, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो करंट का फ्लो कैसा होगा, आउटवर्ड, मतलब कहां से, बाहर की तरफ। तो एमिटर करंट कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, बेस करंट अंदर की तरफ आएगा, कलेक्टर करंट कहां जाएगा, अंदर की तरफ। इन तीनों को देख के हमने जो इन्फ्लुएंस निकाला, वो इन्फ्लुएंस क्या निकाला, जो शुरू से चला हुआ है, शुरू से इन्फ्लुएंस क्या है हमारा, IE is equal to IB plus IC। ठीक है, ये तो हमने जो हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन तो वहीं से देखते हुए है, चाहे वो आपका कॉमन बेस था, चाहे वो आपका कॉमन एमिटर था, और ये तीसरा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है आपका, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पे भी कंडीशन सेम रहेगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है आपकी, IE is equal to IB plus IC। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जो वैल्यू निकाली थी आईसी की, वो कहां पे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, उसको हम यहां पुट कर देते हैं। आईसी क्या था, आईसी इक्वल टू अल्फा इनटू आईबी प्लस आईसीबी। इस वैल्यू को पुट किया हमने यहां पे। अब यहां पर ये जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को उठा के हमने क्या किया, देखो यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, कहां पुट कर दिया, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को उठा के कहां पुट कर दिया, ये जो आईसी है इस आईसी की जगह पे पुट कर दिया। जब हमने इसको आईसी की जगह पे पुट करता मुझे वैल्यू मिली। यहाँ पर मैंने क्या करा, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करा, ऐसे रीअरेंजमेंट करा, ये जो आई की टर्म है इस आई की टर्म को लाके मैं कहां ले गया, एलएचएस के ऊपर में ले गया, बाकी टर्म को मैंने यहीं ले लिया।
तो मुझे जो इक्वेशन मिली वो क्या मिली, 1 माइनस अल्फा इंटू आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी बी। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इस 1 माइनस अल्फा को क्या किया, कहां भेज दिया, राइट हैंड साइड पर भेज दिया। मेरे पास में आई की वैल्यू क्या बची, आई बी अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस आई सी बी अपॉन 1 माइनस। अब ये तो किसकी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, ये अल्फा की टर्म है। लेकिन मेरा जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है वहां से मैंने एक फैक्टर और निकाला है, उस फैक्टर का नाम क्या है, बीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या निकल के आएगी, अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या करा, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू निकाली, इसमें से 1 माइनस कर दिया, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें 1 माइनस होगा। तो जो मुझको वैल्यू मिलेगी, मुझको वैल्यू क्या मिली, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। इस वैल्यू को मैंने क्या किया, उठा के मेरी ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। तो मुझे जो फाइनल रिलेशनशिप मिला वो क्या मिला, मुझे ये मिला, आई इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी बी। ठीक है, तो ये जो टर्म है, इस टर्म को मैं एक नया नाम दे सकता हूं, इस टर्म को मैं एक नया नाम क्या दे सकता हूं, ICEO। लेकिन ये जो ICEO है इसकी वैल्यू सेम रहेगी जैसा कहां पर थी, आपके कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। क्योंकि देखो, इस बेस को आप ओपन कर दो, ठीक है, हमने बेस को ओपन कर दिया। अब आपके सर्किट में क्या बचा, जंक्शन J1 और जंक्शन J2, मतलब एमिटर और कनेक्टर। तो ये वही करंट है जो करंट कहां फ्लो हो रहा था, जो हमारे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में फ्लो हो रहा था, ये बिल्कुल वही सेम करंट है। इसीलिए मैंने क्या किया, इस ICBO को नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सर्किट में से हटा दिया। तो मेरे पास जो वैल्यू बची, मेरे पास वैल्यू क्या बची, IE इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इनटू IB। अब मुझे निकालना क्या था, एक्चुअली मुझे निकालना था IE अपॉन IB, मतलब आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। तो इस इक्वेशन से IE अपॉन IB की वैल्यू कितनी आती है, 1 प्लस बीटा। तो जब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस बीटा आ रही है, तो मैंने यहाँ पे एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, गामा। अब ये जो गामा है, ये आपका गामा क्या है, ये गामा है आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ कॉमन कनेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये उस टाइम का करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है जब आपने कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन करा है इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, अब आपको तीनों कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, तीनों में आपको एक एक फैक्टर मिला। फैक्टर 1 क्या है, अल्फा, किसका, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। फैक्टर 2 क्या है, बीटा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। और फैक्टर 3 क्या है आपका, गामा। गामा कौन से केस में है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। हम क्या इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप निकाल सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है कि गामा बड़ा है। तो हम अपने इन तीनों की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करता हूं, अल्फा, बीटा और गामा के बीच में, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा था, सबसे हमारा पहला कॉन्फ़िगरेशन था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो फैक्टर था उसका नाम क्या था, अल्फा। उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 0.99। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखी कितनी, 0.99। अब मैंने क्या करा, बीटा वाले फॉर्मूले में इस अल्फा की वैल्यू को डाला, तो मुझे जो वैल्यू मिलती है बीटा की वो कितनी मिलती है, 99, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही दिखा चुका हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस 99 की वैल्यू को मैंने कहां पुट कर दिया, वो जो मैंने अभी कॉमन कैरेक्टर का डेरिवेशन करा उसमें मैंने इसको पुट करा। तो गामा की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस बीटा। तो 1 प्लस 99 कितना हो गया, 100। ठीक है, तो अब मैं इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता हूं। वो रिलेशनशिप क्या होगा, गामा इज ग्रेटर देन बीटा एंड these both gamma and beta are greater than alpha। तो इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है आपका गामा, उसके बाद कौन है, बीटा, उसके और इन दोनों से के बाद, या फिर हम बोले गामा और जो बीटा है इनकी वैल्यूज बहुत बड़ी है किसके कंपैरिजन में, अल्फा के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम ये देखते हैं इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करने के बाद में कि जो आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आपको करंट एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है,
जो कॉमन एमिटर और जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये आपको एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड करते हैं किसका, करंट का। मतलब अगर आपको कहीं पे भी करंट एम्प्लीफिकेशन करना है तो आप वहां पे किस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, अब इसी के साथ में आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन अभी आपका जो कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, कॉमन कलेक्टर में कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, इसमें अगर कोई भी डाउट हो आपको इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में और दूसरी चीज एग्जाम में इसको न्यूमेरिकल आती है तो इसको आप सॉल्व करिए। मैंने जो आपको रिलेशनशिप दिखाया है ये जनरलाइज रिलेशनशिप है, लेकिन इसको वेरी करके हम डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।